जी अंकल बताएंगे कि आपके साथ हुआ क्या था? मैं यहाँ से सेक्टर यहाँ से मैं गया अपने यहाँ से, और वहाँ 8 बजे करीब पहुँचा। यहाँ से 7 बजे निकला। सुबह 8 बजे? जी सुबह 8 बजे वहाँ मैं सेक्टर 37 पे पहुँच गया। जी जी जी। वहाँ मैं मेरी भांजी की शादी थी अलीगढ़। जी जी जी। तो अलीगढ़ शादी थी तो मैं उसमें शरीक होना चाहता था, तो बस का इंतज़ार कर रहा था। बस का इंतज़ार करते करते वो ये हुआ कि एक गाड़ी सफ़ेद कलर की गाड़ी आई और ड्राइवर ने खिड़की खोल के मुझे इशारा दिया। मैं गया, मुझसे बोला कि कहाँ जाओगे? मैंने ये कहा कि मैं अलीगढ़ जाऊंगा। उसने कहा बैठ जाओ, अलीगढ़ ही जा रही है ये भी। मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई कितने पैसे? कि जो लगता हो वो दे देना। मैंने ये कहा, मैंने भाई पहले पैसे बताओ कि तुम कितने पैसे देते हो? मैंने कहा मैं 170 रुपये दूँगा, बस का जो किराया लगता है वही दूँगा। तो उन्होंने कहा बैठ जा। पिछली खिड़की से मैं बैठा, जो मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा तो वहाँ 3 लोग और थे और एक ड्राइवर। अच्छा। उन्हें देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं गलत जगह बैठ गया। मैं उतरना चाह रहा तो ड्राइवर ने फ़ौरन खिड़की उनसे दूसरे से कहा जो बैठे हुए थे कि खिड़की बंद कर दो। अरे मैंने कहा भाई मुझे उतार दो। लिहाजा उन्होंने वो खिड़की बंद कर दी और यानी गेट बंद कर दिया? जी जी हाँ, खिड़की गेट बंद कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी इतनी पिटाई करी, बुरी हालत कर दी सीने पे। तो उनको मालूम था अंकल कि आप मुसलमान हैं? बिल्कुल, मैं कुर्ता पजामा, मेरे चेहरे पे दाढ़ी, टोपी लगाए हुए था, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया। उन्होंने मुझे इतना मारा कि बेदम हो गया। और फिर उन्होंने ड्राइवर ने उससे कहा कि इसकी गर्दन दबा। तो उसने अंगूठे से मेरी गर्दन दबाई है। गर्दन अंगूठे से दबा के फिर उसने, जब मैं बेदम हो गया तो उसने मारना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मारा। और उसके बाद में उनने ये कहा कि इसकी आंखें फोड़ो। तो उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट थे? जी, उसके पास वो पेचकस था। वो बर्फ तोड़ने वाला जो होता है? हाँ हाँ, जो भी हो वो पेचकस था। और वो पेचकस उसने जो मारा तो मेरी ये नाक में लगा पेचकस। मैंने बचाव करा, यूँ करके हाथ यूँ करा तो वो नाक में लगा बजाय आँख के। और उसने गालियाँ बेइंतहा बकी, मेरी दाढ़ी पकड़ पकड़ के नोची, समझे, कि इस मुल्ला को मारो। उसके बाद में उन्होंने नंगा करा मुझे। ये 15 मिनट का वाक़या रहा। मतलब 15 मिनट तक आप गाड़ी में रहे? 15 मिनट तक आपके साथ ये दरिंदगी चलती रही? जी जी जी। और गाड़ी धीरे धीरे चलती रही। ये 4 किलोमीटर के करीब ये गाड़ी पहुंची होगी, अंदाज़ा है मेरा। फिर उन्होंने जब ये देखा कि ये बेदम हो गया और नंगा करके मुझे देखा, और तो फिर मुझे नीचे फेंक दिया। फिर चलती गाड़ी से नीचे फेंक? हाँ, नीचे धीरे गाड़ी करके मुझे। बहुत हल्की चला रहे थे गाड़ी? जी जी, बहुत हल्की चला रहे थे। और हल्की चला के साइड करके और मुझे नीचे धक्का मार दिया। मैं नीचे गिर गया। वहाँ जब मैं गिर गया तो थोड़ा मुझे होश था? होश, हाँ होश तो था। लिहाजा फिर मैं तसल्ली, थोड़ा सा मैं बैठा तो मैंने ये देखा एक शख्स पैदल आ रहा है। तो उसने मेरे पास जब करीब आया तो उन्होंने कहा भाई क्या मामला है? तो मैंने अपनी सारी कहानी उसे बताई कि मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ। तो उसने मुझसे कहा अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा मैं सेक्टर 37 ही जाना चाहता हूँ। तो जब फिर उसने लाल बत्ती थी आगे, लाल बत्ती पे मैं पहुँचा, मेरे साथ साथ वो शख्स भी गया। एक मोटरसाइकिल वाले को उसने हाथ दिया, वो रुकी और उससे आजिज़ी से कहा कि भाई इन्हें वहाँ पहुँचा दो जहाँ से ये बैटरी रिक्शे मिलते हैं, जहाँ से सवारी मिलती है। उनने साइकिल जिधर से ही वो मोटरसाइकिल आ रही उधर ही फिर वो पलटा और मुझे बिठाल के ले गया। तो वहाँ बैटरी रिक्शे वाला मिला मुझे। तो आप पुलिस के पास नहीं गए? सुनो,
तो वो जब बैटरी रिक्शे वाला वहाँ बैठा तो मैं सेक्टर 37 पहुँचा। उसने मुझे बैटरी रिक्शे वाले ने उतार दिया। अब जब सेक्टर 37 पहुँच के वो चौकी है वहीं आ गया जहाँ था मैं पहले, जहाँ से मैं गाड़ी में बैठा था। तो वहाँ सेक्टर 37 पे ही चौकी है पीछे। जी जी जी। हाँ, वहाँ 3 पुलिस वाले थे उस वक्त। मैंने अपनी कहानी सारी उन्हें बताई, सारी जो मेरे ऊपर बीती हुई बात थी वो बताई उन्हें। तो उन्होंने मेरा पता मालूम करा, मेरी वल्दियत मालूम करी, मेरा नाम मालूम करा, मालूम करके और मुझसे कह दिया तुम जाओ। ये वाक़या हुआ। न तो मेरी डॉक्टरी कराई, न मेरी रिपोर्ट लिखी। ये वाक़या ना आपको घर तक पहुंचाया? ना, कुछ भी नहीं। मैं वहाँ से नंगे पैर फिर वो चप्पलें वहाँ से लेके और मैं जब पहन के आया, ना मेरा चश्मा वश्मा, खाली बुरी हालत थी मेरी। तो ये वाक़या मेरे साथ पेश आया, ये हुआ। आपने कोई कंप्लेंट दर्ज करी, पुलिस कंप्लेन करी आपने, कोई FIR कुछ करी आपने? अभी रिटर्न में कुछ दिया आपने? वो अब हम देंगे। कार्रवाई शुरू हो चुकी है? हाँ, कार्रवाई शुरू हो चुकी है उसकी। मीडिया में फैल गया मामला। हाँ, धमकाने वाली बात है। हाँ। कोई डर दहशत का तो मतलब ये नहीं, आपको कोई प्रेशर तो नहीं ऊपर से इस तरह का? नहीं, वो आए थे रात को, फिर 8-10 पुलिस वाले आए थे जो बता रहे थे, एक क्या नाम था उसका, वो बता रहे थे हम मुसलमान हैं भाई, हमारे ऊपर दबिश पड़ रही है, ये जो है जो तुमने करा है इसे ख़त्म कर दो। ये वाक़या हुआ था। मतलब दबाने के लिए बर्डन डाला? हाँ, दबाव डाला है। हाँ जी, मैं आपको दिखा रही थी बिल्कुल डायरेक्ट, उनकी हिम्मत भी नहीं थी बोलने की और वो बोल पा रहे थे। ये एक इस कदर ख़तरनाक तरीक़े का ट्रेंड चल गया है, मॉब लिंचिंग का एक फ़ैशन चल गया है कि बहुत ज़्यादा हमारे बुज़ुर्गों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, हमारी माओं के साथ, हमारी बहनों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और ओखला में भी लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए और ख़ासकर मैं ओखला के विधायक साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी आगे आएँ और इस मुद्दे पर वो भी आवाज़ उठाएं और ट्वीट करें और कहें कि हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। और यूपी मॉब लिंचिंग की लगातार इतनी खबरें आ रही हैं, कभी इस स्टेट से आती है, कभी उस स्टेट से आती है और पुलिस अपना जो काम होता है वो बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं कर रही है। की पुलिस को सोचना चाहिए कि वो इनके औलाद जैसी है। इनकी उम्र देखिए 62-63 साल के ये कसीम अहमद साहब हैं और इनका जज्बा देखिए कि उसके बावजूद भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। इतना पिटे हैं, इतना टॉर्चर हुए हैं, पता नहीं किस किस तरह हिम्मत जुटाकर। वहाँ भी पुलिस वालों ने ना तो इनको मेडिकल इनका कोई ट्रीटमेंट करवाया, ना इनको घर तक पहुँचाया, इनको यारो मददगार ऐसे ही सड़क पर फेंक दिया और ना इनके पास चप्पल थे। किस किस तरह ये अपनी फैमिली के पास ओखला आते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह के हादसे दोबारा समाज में ना हो, उस तमाम चीज़ों के लिए आप तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये भारत हमारा एक गुलदस्ते की तरह है। मैं बार बार कहती हूँ, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सरदार हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम दलित हैं, ना हम आदिवासी हैं। हम भारतवासी हैं और हम तमाम लोगों को एक साथ मिलकर इस भारत को, इस संविधान को, यहाँ की एकता को और यहाँ के इन गुंडों का बाइकआउट करना चाहिए और संविधान को बचाना चाहिए, भारत को बचाना चाहिए, ताकि मेरे समाज में इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं लगातार आपसे कह रही, मैं अमन रिजवी कोई नेता अभिनेता किसी मीडिया से नहीं हूं, मैं एक समाजी कार्यकर्ता हूं और मैं भारत का, मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर के ख़ानदान से हूं। तो मैं भारत बचाने निकली हूं। तो आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि जहां भी इस तरह की दरिंदगी आपको पता चलती है तो आप उस भीड़ में जाइए और ऐसे लोगों को बचाइए और उन